Hey students, how are you? It is Tuesday and once again it is the turn for your English lecture. I am Dharmistha Mehta, your English teacher. First of all, let me share my feelings with you because 5th September is celebrated as the Teachers' Day in India. Friends, we all teachers are proud of you. You all are very good students and we are really proud of you. I give you blessings on behalf of the whole staff of Parishram Parivar. Let's begin today's lecture. In our last lecture, we had started 4th unit and it was a unit about Einstein, and the title of the unit is Beautiful Minds. Generally people look at the face, but inner beauty, in हिंदी हम जिसे आंतरिक सौंदर्य बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड. तो आइंस्टाइन के माइंड के बारे में हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में कलेक्ट की थी. दिस वॉज द 7th पैरा वी हैड डन इन आवर लास्ट लेक्चर एंड टुडे वी विल गो और वी विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट पैरा. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. So in 1900, at the age of 21, so in 1900, Einstein was 21 years old and he was a university graduate, but he was unemployed. अ पर्सन जिसे जॉब नहीं मिलती है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं मिला है, उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड बोलते हैं. तो एट द एज ऑफ 25 ही वॉज अनएम्प्लॉयड. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured job in 1902 as a technical expert in patent office in Bern. बर्न इज द नेम ऑफ द सिटी. तो उसको जॉब तो नहीं थी उसके पास, वो अनएम्प्लॉयड थे. तो उसने क्या काम किया? तो पहला काम उसने किया टीचिंग असिस्टेंट. असिस्टेंट कोई टीचर है, उसके साथ असिस्टेंट में उसको असिस्ट कर रहे थे. गेव प्राइवेट लेसन्स, स्टूडेंट्स को प्राइवेट लेसन्स भी दिए. एंड finally in 1902 he secured a job, उसको जॉब मिल गई. तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है. at what age he became university graduate, तो ये आपको याद रखना है. at the age of 21 he was unemployed. तो जॉब तो नहीं थी, तो उसने क्या काम किया ये भी आपको याद रखना है. टीचिंग असिस्टेंट बने, प्राइवेट लेसन्स दिए और 1902 में उसे जॉब लग गई. लेकिन किसकी जॉब लगी? क्या जॉब मिली उसको? एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न. ये राइट साइड में पेटेंट का मीनिंग आपको दिखाया गया है. पेटेंट यानी अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. कोई भी इन्वेंटर इट मीन्स अ पर्सन हु मेक्स इन्वेंशन. जो आदमी शोध करता है, ये शोधकर्ता को राइट्स देता है, सभी हक देता है कि ये आपने ही किया है, इसके ऊपर आपका ही अधिकार है. ये पेटेंट लेने की बात है. अगर कोई चीज़ की पेटेंट हमें एक बार मिल जाए तो इस नाम से कोई और पर्सन ये नाम नहीं रख सकता. तो ये पेटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है. तो एक पेटेंट ये बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है. तो टेक्निकल एक्सपर्ट पेटेंट ऑफिस बर्न में है, उसका टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब उसे मिली.
While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. While he was supposed to be assessing other people's invention, तो पेटेंट ऑफिस में वो क्या काम कर रहे थे? वो एसेसिंग कर रहे थे. एसेसिंग करना यानी मूल्यांकन करना. अदर पीपल्स इन्वेंशन, दूसरे लोगों की इन्वेंशन को जब वो एसेस कर रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे, तो उस दौरान, उस दरमियान आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. अभी तक आइंस्टाइन ने कोई इन्वेंशन नहीं की थी, लेकिन सीक्रेट में चोरी छुपी वो अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे. बाहर से वो काम क्या कर रहे थे? दूसरे लोगों की इन्वेंशन को वो एसेस कर रहे थे, लेकिन अंदर से, भीतर से वो अपने लिए कोई डेवलपमेंट कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. और jokingly, मजाक में उसके टेबल को क्या बोला जाता था? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. फिजिक्स ये प्रैक्टिकल बात है. फिजिक्स में थियोरी कम आती है, लेकिन उसका काम ही ऐसा था, दूसरों के इन्वेंशन को एसेस करना, उसका मूल्यांकन करना. ये क्या है, इसके पहले किसी ने ये इन्वेंशन किया है या नहीं, इस नाम से कोई और इन्वेंशन हुई है या नहीं, ये सब बातें आइंस्टाइन को देखनी होती थी. तो उसे वो मजाक में, जोक में क्या बोलते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. बहुत इंटरेस्टिंग बात आइंस्टाइन ने बताई है मेरे स्टूडेंट्स. रिलेटिविटी, जिसे हम सापेक्षवाद बोलते हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसे क्या बोलते हैं? सापेक्षवाद. इन 1905 आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर प्रिपेयर किया. अकॉर्डिंग टू विच, उसके हिसाब से टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. टाइम एंड डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है. राइट साइड में एब्सोल्यूट का मीनिंग बताया गया है. इसका मतलब है मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ आपके क्लोज फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, आपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और पिकनिक पे मज़ा कर रहे हो. 3 घंटे आपने बस में पास कर दिए, आपको पता नहीं चलता. लेकिन सेम प्लेस, उसी जगह आपको कोई पेनफुल काम के लिए, दुखद काम के लिए अकेला जाना पड़ता है. यू आर एलोन, नो वन इज देयर विथ यू एंड you will have to pass 3 hours in the bus. Then what will be the situation? So वही डिस्टेंस है, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है, इसीलिए आपको वही प्लेस बहुत ही दूर लगेगी. पहले वाली ट्रिप में प्लेस वही था, डिस्टेंस वही था, लेकिन आप खुश थे, इसीलिए आपको ये डिस्टेंस कम लगेगा. और जब आप पहुंच जाओगे तो आपको, ओ हम पहुंच गए, नहीं हमें तो और ज़्यादा जर्नी करनी है, आपको ऐसा फील होगा. तो इसे रिलेटिव बोलते हैं. कोई भी चीज़ लंबी है तो वो किसी छोटी चीज़ के रिलेशन में लंबी है. तो नथिंग इज एब्सोल्यूट, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है. सभी चीज़ दूसरी चीज़ के रिलेशन में, रिलेटिविटी में ये चीज़ का अपना एग्जिस्टेंस है. तो indeed two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other.
आगे आइंस्टाइन हमें समझाते हैं, indeed two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other. From this followed the world's most famous formula. ये लाइन को नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है क्लॉक का, क्लॉक सेम है, टाइम ड्यूरेशन सेम है, लेकिन एक जर्नी में आपका टाइम अच्छे से जल्दी से पास हो जाता है और दूसरी जर्नी जिसमें आप अकेले हो, आप दुखी हो, आप सैड हो, उदास हो, तो आपको लगता है ये 3 घंटे नहीं लेकिन हमने 30 घंटे की जर्नी करी है। तो ये सब चीज़ें रिलेटिव है। दूसरी स्लाइड में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करने वाली वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला आ गई, एंड दिस फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, आपको मैथ्स में इक्वेशंस आते हैं, आप करते हो, आपको पता है इक्वेशंस क्या है। तो ये जिसे हम समीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। E किसके लिए आता है, एनर्जी के लिए। M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। और C किसके लिए है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम दैट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। एस मतलब क्या होता है, सेकंड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। इतनी कम स्पीड है ना। व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। कभी आप नाइस गर्ल के साथ बैठे हो 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे आपने किसी आपकी अच्छी फ्रेंड के साथ पास किए, तो आपको ऐसा लगता है जैसे अभी 2 ही मिनट मैंने पास किए। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. लेकिन कोई हॉट स्टव है, कोई हॉट प्लेट है, इसके ऊपर आप 2 ही मिनट बैठोगे तो आपको ऐसा लगता है मैं 2 घंटे से इस हॉट स्टव पर बैठा हूं। टाइम सेम ही है, घड़ी सेम ही है, लेकिन हमारी फीलिंग्स बदल जाती है। आपकी फ्रेंड आपके साथ कोई नाइस गर्ल बैठी है तो 2 घंटे आपको 2 मिनट जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप आग के ऊपर, गर्म स्टव के ऊपर बैठोगे तो 2 मिनट 2 घंटे जैसे लगती है। दैट्स रिलेटिविटी। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसका मतलब ये है कि कल मैं खुश नहीं थी, इसके रिलेशन में मैं आज खुश हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सब कुछ रिलेटिविटी से हिसाब से करते हैं हम। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling it means starting to fail. उसकी प्राइवेट लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ वो फेल हो रही थी। Albert had wanted to marry Millie Wall right after finishing his study. हुआ क्या था कि Albert wanted to marry Millie Wall, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक का जो 1 सितंबर वाला जो लेक्चर है उसमें इसका मेंशन किया है। तो he wanted to marry Millie Wall right after finishing his study. उसने सोचा मेरा स्टडी फिनिश हो जाए तो मैं मिली वा से शादी कर लूँगा। Who was 3 years older than her son. सॉरी बीच में एक सेंटेंस कट गया है। तो he wanted to marry Miliva right after finishing her studies, but his mother was against it. Against होना यानी विरुद्ध में होना। आइंस्टाइन्स मदर, हिज मदर यानी किसकी माँ, आइंस्टाइन की माँ, मिलीवा से शादी करने की आइंस्टाइन की जो इच्छा थी उसके अपोज में थे यानी कि उसके अगेंस्ट थे। शी थॉट
क्या वाई वॉज सी इन अपोज्ड, तो ये अपोज में क्यों थी? वाई वॉज सी अगेंस्ट द मैरिज ऑफ आइंस्टाइन एंड मिलीवा, उसकी माँ अगेंस्ट में क्यों थी? क्योंकि शी थॉट मिलीवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him. सो यहाँ पे हमें दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस लड़की के साथ आइंस्टाइन शादी करना चाहते थे वो उससे 3 साल बड़ी थी। ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज यहाँ पे किया गया है। 3 years older than, हमने किया था लास्ट ईयर 8th में जब आप थे तब किया था ना, तो शी वॉज 3 years older than her son and she was too old for him. इतनी बड़ी उम्र है तो ये अच्छा नहीं है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलीवास इंटेलिजेंस, और दूसरी चिंता उसको थी मिलीवा के इंटेलिजेंस की बाबत। शी इज अ बुक लाइक यू, और तुम्हारे जैसे ही वो बुक है। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने वेडिंग को पोस्टपोन कर दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. Finally, Einstein and Mileva married in 1903 and they had 2 sons. But a few years later यानी बाद में, afterwards, later नहीं है, later है, but a few years later the marriage fluttered. फ्लैटर्ड हो जाना, देखो सामने लिखा है became weak, मैरिज वीक हो गए। मिलीवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अपना इंटेलेक्चुअल लेवल वो खो रही थी, 2 बच्चों की माँ बन गई थी और वो एक सिंपल हाउसवाइफ बन के रह गई थी। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. They had fighting constantly for so many years, कई सालों तक झगड़ा करने के बाद finally they get divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. With whom did Einstein marry? He married his cousin. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. तो आइंस्टाइन की लाइफ का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और कोइंसिडेंट, संयोग से, कोइंसिडेंटली, हम नहीं बोलते कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंटली with his rise to world fame. In 1915 he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में आपको मिल रही है। In 1915 he had published his general theory of relativity. थियोरी ऑफ रिलेटिविटी उसने 1915 में पब्लिश की थी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. In 1915 he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. इंटरप्रिटेशन यानी अर्थघटन. ग्रेविटी आपको बराबर पता है, साइंस में भी आप ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हो, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं. तो ग्रेविटी का जो थियरी है, तो 1915 में आइंस्टाइन ने पब्लिश किया हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. उसमें क्या था? विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. गुरुत्वाकर्षण का अर्थघटन, इंटरप्रिटेशन नई ढंग से उसने किया. ये इंटरप्रिटेशन न्यू था और नई टेक्निक से दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को उसने ग्रेविटी के बारे में बताया. कौन से ईयर में? 1915 में.
इन इक्लिप्स ऑफ द सन, इक्लिप्स के बारे में भी आपको पता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं, इक्लिप्स। शायद आपको ज्योग्राफी में भी इक्लिप्स का चैप्टर आया होगा या 9th में आएगा। साइंस में भी आप इक्लिप्स के बारे में पढ़ गए होंगे। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। ग्रेविटी का जो इंटरप्रिटेशन आइंस्टाइन ने दिया था, उसका प्रूफ कैसे मिला? तो 1919 में सोलार इक्लिप्स यानी कि इक्लिप्स ऑफ द सन आया। ये घटना ने ये प्रूफ दे दिया कि आइंस्टाइन का जो मेजरमेंट था वो एक्यूरेट था। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed star would be deflected through the sun's gravitational. So Einstein had calculated, ये had calculated past perfect tense है। आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किया था इन एडवांस। देखो इक्लिप्स के पहले एडवांस में उसने कैलकुलेट कर दिया था कि क्या कैलकुलेट किया था, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सेंटेंस को हम दोबारा समझते हैं। आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किया था एडवांस में द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, उसने स्टार भी फिक्स कर लिया था कि वहां से जो लाइट प्रकाश वुड बी डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड यानी चेंज्ड डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। कोई चीज से हिट करके टकरा के लाइट जब अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. सन का ग्रेविटेशनल फील्ड था, वहां से टकरा कर कोई एक चौकस स्टार पे से लाइट कितनी देर में पृथ्वी पर पड़ेगी, ये कैलकुलेशन आइंस्टाइन ने एक्यूरेटली किया। Let's do this sentence once again. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific. आइंस्टाइन की ये जो सक्सेस है, ये जो सिद्धि है, ये जो अचीवमेंट है, द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम करना यानी कि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, नोटिफाई करना, पब्लिश करना, जाहिर करना, एडवर्टाइज करना, अनाउंस करना। तो न्यूज़पेपर ने इसके ये वर्क को प्रोक्लेम किया, अनाउंस किया एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन मतलब वैज्ञानिक क्रांति। न्यूज़पेपर ने आइंस्टाइन के इस वर्क को वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध किया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? तो वो है नोबेल प्राइज। तो इन 1921 आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. उसकी इस सिद्धि से पूरी दुनिया में से उसको सम्मान मिल रहा था, ऑनर मिल रहा था और इन्विटेशंस भी मिल रहे थे। He was lauded by the press and always press, न्यूज़पेपर में उसकी पब्लिसिटी होने लगी। इसके साथ ही हम आज का ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ना। दूसरे नेक्स्ट वीक हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और पोएम भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। आई मिस यू ऑल। टेक केयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर।